चलो बच्चों, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो लेट्स सी व्हाट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑल अबाउट। इससे पहले हम लोगों ने सीखा प्लैंक क्वांटम थ्योरी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बच्चों, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, सो दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड एच हर्ट्ज। सो एच Hertz, H-E-R-T-Z, H. Hertz, and he observed this photoelectric effect in the year 1887. मतलब ये बात तब की है जब प्लैंक ने जो डुअल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बताया, तो ही प्रपोज द डुअल नेचर इन ईयर 1900। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एच हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया, so this was 13 years before the Planck quantum theory that was of dual nature of light. Okay, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया, बाद में फिर आइंस्टाइन ने इसको प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को यूज करके, फिर बाद में 1905 दैट वी विल डू, तो फिर उन्होंने इसको प्लैंक की क्वांटम थ्योरी यानी कि जो डुअल नेचर है उससे फिर एक्सप्लेन किया। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज ऑब्जर्व्ड बाय हर्ट्ज and that observation was before quantum theory or before the dual nature of क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस बात को शुरुआत करते हैं हम लोग। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, सो इट वाज ऑब्जर्व्ड first of all by Hertz in 1887। और ये जो ऑब्जर्वेशन था, this was before Planck dual nature of electromagnetic radiation. Planck made his observation in the year 1900। तो जब बच्चों हर्ट्ज ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया 87 में, तो उसका जो ऑब्जर्वेशन था, वो ऑब्जर्वेशन तो खैर उन्होंने बता दिया कि क्या क्या हो रहा है, बट वो एक्चुअल क्यों हो रहा है उसकी जानकारी फिर हमें आइंस्टाइन ने दी। एंड देन अल्बर्ट आइंस्टाइन, he used this dual nature theory by Planck or Planck quantum theory, and then he explained photoelectric effect perfectly। तो ये बात हम बाद में करेंगे। पहले तो चलो शुरुआत इस बात से करी जाए कि हर्ट्ज ने क्या देखा कि what is all about the photoelectric effect। Okay, तो चलो बच्चों, let's begin। Okay, so this was the experimental setup। This was the experimental setup of photoelectric effect। तो देखिए सेटअप में हर्ट्ज ने क्या किया। सो देयर वाज अ सिलेंड्रिकल ट्यूब, और उस ट्यूब में क्या किया उन्होंने, प्रेशर कम कर दिया। ठीक वैसे ही मिलता जुलता है बच्चों जैसा कि डिस्चार्ज ट्यूब होता था। तो उसमें भी क्या होता था कि प्रेशर हमें कम रखना रहता है, सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन मूव ईजिली और कैटाइंस कैन मूव ईजिली। तो वो डिस्चार्ज ट्यूब था। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एकदम वैक्यूम कर दिया अंदर। सो देयर इज अ वैक्यूम चैम्बर इनसाइड द सिलेंड्रिकल ट्यूब। सो यहाँ पर मेंशन किया हुआ दैट वैक्यूम चैम्बर, और ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में क्या हुआ कि इसके दोनों एंड्स पर दो मेटेलिक स्ट्रिप्स रखी गई। एक मेटेलिक स्ट्रिप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया, दूसरे मेटेलिक स्ट्रिप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। जो स्ट्रिप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट की गई दैट इज एनोड एज वी नो, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट की गई दैट इज कैथोड, दिस ऑल्सो वी नो। अब क्या हुआ कि
अच्छा, फिर क्या हुआ कि बीच में एक एमीटर भी लगा दिए बैटरी। एमीटर क्या करता है बच्चों, करंट को मेजर करता है। तो करंट अभी यहाँ पर करंट का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा, बट अभी करंट आ जाएगा, देखो क्या होता है। तो ये तो बेसिक एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप हुआ कि एक वैक्यूम चैम्बर ले लिया और डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, जिसके अंदर किसी तरह का कोई गैस वगैरह कुछ नहीं है, बस वैक्यूम ही है, कुछ नहीं अंदर, एकदम खाली है। और उसके दो एंड्स पर दो मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं, एक एनोड का काम कर रहा है, एक कैथोड का काम कर रहा है। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, इट इज कनेक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये जो कैथोड है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इट इज कनेक्टेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहां पर चाहे तो इस बात को मेंशन किया जा सकता है कि ये जो एनोड है दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये जो कैथोड है दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, that is negative electrode. Fine. अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दरअसल क्या है। क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आप सिंपल एक ऑर्डिनरी लाइट भी चूंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, तो चलो उसी को देखा जाए। तो हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स दिस मेटल सरफेस विच इज द कैथोड, तो जैसे ही लाइट रे इसको स्ट्राइक करती है तो क्या होता है कि उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से क्या करते हैं, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि बड़ी तेजी से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करते हैं, या इसी को हम लोग डिटेक्टर भी कहते हैं। ये जो एनोड है वो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने का भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, तो दैट डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन विच आर कमिंग टुवर्ड्स इट, है ना। अच्छा, तो ये जब लाइट रे ने इस मेटेलिक प्लेट को या जो कैथोड को स्ट्राइक किया, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, इस प्रोसेस को ही नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया गया फोटॉन्स। नॉट फोटॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये जो फोटोन वाली बात हुई, ये तो काफी बाद में आई। तो 13 इयर्स बाद प्लांक ने बताया कि फोटॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी के बंडल्स होते हैं, डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर बताया उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। लेकिन ये बातें पहले तो नहीं थी, पहले तो सिंपल इलेक्ट्रॉन ही था कि भाई हर्ट्ज ने बताया कि जब लाइट रे स्ट्राइक की तो ये इलेक्ट्रॉन निकला। अच्छा, but why it ejected, why these electron actually ejected from this metallic surface when it was stricken by this light ray, this was explained by Albert Einstein, and that was explained in the year 1905, means 5 years after the quantum theory and 18 years after observation by the Hertz। 1905 में उन्होंने बताया। एनीवेज, तो दरअसल होता क्या है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो नाम दिया गया वो तो खैर बाद में ही दिया गया, जब फोटो इलेक्ट्रिक, अच्छा इसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों पड़ा उसको भी समझे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसे नाम पड़ा कि आइंस्टाइन ने बताया कि जब एक सुइटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की लाइट जब स्ट्राइक करती है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है, दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस मेटेलिक सरफेस, और उस एनर्जी को पाकर ये इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं यहां से। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन पहले तो पड़े हुए थे, अब इन्हें कुछ मिलेगा तब ना यहां से मूव करेंगे। तो आइंस्टाइन ने बताया कि वो जो लाइट में जो फोटॉन्स होते हैं, वो जिस एनर्जी से आते हैं, वो फोटॉन्स अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं, एंड ड्यू टू दैट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन मूव्स towards the positive terminal of the tube। तो चूंकि फोटॉन्स अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑल टुगेदर दिस इंटायर सेटअप इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो क्या हुआ कि इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोला गया बच्चों, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये फोटो वर्ड बाद में आया, प्लांक के बाद जब फोटोन आया तब फिर फोटो आया। अच्छा, फिर दूसरी बात, अब ये जो इलेक्ट्रॉन चूंकि मूव करेगा तो ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जो है इस सेंस में मूवमेंट कर रहा है ना।
इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का जो सेंस है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल है ना। तो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में, अगर इसको कंप्लीट सर्किट देखें तो इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। तो जो करंट होता है बच्चों, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज नोन एज करंट, बट दैट चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये फ्लो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसी सर्किट में जो करंट का मूवमेंट होगा वो करंट का मूवमेंट ठीक उल्टा होगा। इसी सर्किट में जो करंट का मूवमेंट होगा दैट विल बी जस्ट रिवर्स टू द मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऐसे तो करंट मूव करेगी ऐसे। ये करंट कहां से कहां तक मूव करेगी? करंट बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। तो अब ये करंट भी तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही जनरेट हुई। तो चूंकि नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा था इस सेंस में, है ना, नेगेटिव चार्ज इस सेंस में मूव कर रहा था, नेगेटिव चार्ज बच्चों ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, है ना, इस सर्किट में। तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट का मूवमेंट कैसा हो जाएगा? उसका उल्टा, क्योंकि करंट पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये जो भी चार्ज का मूवमेंट है, दिस हैज बीन जनरेटेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। और इन इलेक्ट्रॉन्स का जो इजेक्शन हुआ इस मेटल सरफेस से, दैट वाज ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द फोटॉन्स। तो इन्हें नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन। ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है ये फोटो इलेक्ट्रॉन हुए, और ये जो करंट हुई उसे नाम दिया गया फोटो करंट। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम दिया गया? इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर केवल इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं। या चलिए इलेक्ट्रॉन ही लिखा रहने दिए, फोटो वर्ड चलो ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सो दीज आर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के चलते सर्किट कंप्लीट हो गया। तो उस सर्किट में करंट आ गई, और करंट को मेजर कैसे किया गया? यूजिंग दिस एमीटर। यूजिंग दिस एमीटर। अब जैसे क्या हुआ कि पता कैसे चला कि भाई इलेक्ट्रॉन, कैसे पता चला कि सर्किट में या ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे? तो ये जो नेगेटिव चार्ज कैथोड से एनोड की तरफ मूव किया, तो ये सर्किट यहां से यहां तक खाली था तो कंप्लीट हो गया। ये तो वायर है ही, ये तो पूरा वायर लगा ही हुआ है, और ये चार्ज के मूवमेंट से अब सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। तो चार्ज का मूवमेंट होने लगा। नेगेटिव चार्ज इस सेंस में मूव किया, पॉजिटिव चार्ज उल्टे सेंस में मूव किया, क्लॉकवाइज सेंस में मूव किया। तो जैसे ही चार्ज का मूवमेंट हुआ वैसे ही एमीटर ने डिफ्लेक्शन दे दिया। एमीटर ने बता दिया सावधान हो जाइए भाई, इस सर्किट में करंट आ चुका है। तो कैसे, क्या, कहां से करंट आया? तो करंट इस सर्किट के कंप्लीट होने से आया। तो इसलिए क्या हुआ बच्चों, इसलिए क्या हुआ कि ये जो अपनी करंट है, दिस करंट इज व्हाट? दिस इज नोन एज द फोटो करंट। ये है फोटो करंट, और ये है फोटो इलेक्ट्रॉन, और ये पूरा फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो जो बात अभी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखी उसको थोड़ा सा वर्ड्स में भी समझ लेते हैं ना। सो इफ समवन आस्क्स, ओके, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो क्या जवाब देंगे हम? अभी जो सीखा वही जवाब देंगे। देखो क्या सीखे, अभी जो सीखा वही जवाब देंगे। तो क्या सीखे? ये सीखा कि व्हेन electromagnetic radiation, when electromagnetic radiation of suitable wavelength, when electromagnetic radiation of suitable wavelength oblique frequency
hits the metal surface, hits the metal surface, तो उस सरफेस से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो क्या होता है भाई, जब ऐसा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स आर ejected out of that metal surface, out of that metal surface। तो बच्चों इस फिनोमिना को ही क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द मेटल सरफेस एज इट वाज हिट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दिस इज एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों this phenomena is photoelectric effect। ठीक है भाई, बात समझ आ गई, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, अंडरलाइन कर लेते हैं। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ दैट मेटल सरफेस, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बच्चों। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें बच्चों बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और इन जैसे ही क्या होता है कि जैसे ही वो इजेक्ट होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो उनके मूवमेंट से क्या होता है कि सर्किट कंप्लीट हो जाता है, बैटरी तो लगी हुई है, और सर्किट के कंप्लीट होने से उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। तो वो जो करंट होती है, दिस इज नोन एज फोटो करंट। तो इस बात को ही मेंशन कर लेते हैं कि ये तो भाई जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा, दूसरी बात, एज these photoelectrons are ejected from metallic surface comma, they move towards the positive terminal, towards the पॉजिटिव टर्मिनल कह लें आप, एनोड कह लें, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कह लें, जो मन आए सो लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, या इसको आप एनोड भी कह सकते हैं। अच्छा, तो जैसे ही वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले वहां से, तो क्या किया उन्होंने, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो ड्यू टू दिस सर्किट गेट्स कंप्लीटेड, और सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। और ये जो करंट है इस फोटो करंट, इसी को बच्चों नाम दिया जाता है फोटो करंट। तो ये तो बातचीत हुई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फोटो करंट क्या है। तो ये सब बेसिक बात हमको समझ आ गई। अच्छा, ध्यान रखेंगे कि करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, बट दैट चार्ज इज कंसीडर्ड, वो कन्वेंशन है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम लोग करंट बोलते हैं। ठीक, तो इसको भी चलो मेंशन कर लेते हैं। ओके, तो जो करंट जिसको कि हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज Q/T, है ना।
चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जो करंट है इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये तो बेसिक सी बात है कि जो करंट होता है बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज का रेट ऑफ फ्लो होता है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होता है, करंट का मूवमेंट उसका ठीक ऑपोजिट। तो इस बात को ध्यान रखना है कि फोटो करंट डायरेक्शन इज जस्ट opposite to movement of फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई बार यहां गड़बड़ी हो सकती है, ध्यान ना दिया जाए तो ऐसा लगे कि भाई जहां पर जिस सेंस में फोटो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसी सेंस में हमारी फोटो करंट भी होगी। लेकिन ध्यान रखें कि करंट जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ना कि नेगेटिव चार्ज। तो उससे ये स्पष्ट हुआ कि फोटो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिस सेंस में होगा, अपना जो करंट है वो उसके ठीक ऑपोजिट होगा। तो ये तो बेसिक सी बात हुई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ओके, नाउ कम टू द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय हर्ट्ज। ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए इनके बारे में हर्ट्ज ने क्या क्या बताया। आपको याद होगा कि जो प्लांक की क्वांटम थ्योरी थी, तो प्लांक ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो रिजल्ट्स आ रहे थे, सो दोज रिजल्ट्स वर आल्सो नॉट कंफर्मिंग दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर ऑफ ओनली वेव नेचर। तो प्लांक की जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें एक रीजन ये भी होता है कि जो वेव नेचर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी जस्टिफाई नहीं कर सका। एनीवेज, पहले तो ये देखते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन क्या हुए जो हर्ट्ज ने बताए। तो हर्ट्ज ने जो पहली बात बताई वो ये बताई, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो उसको भी चलो कर लेते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो मेटल से इजेक्ट हो रहे थे, तो द मोमेंट दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हिट्स द सरफेस, द सेम मोमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड और इजेक्टेड। There is no time delay or time lag between striking and the ejection, है ना। तो पहली तो यही बात रही that electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface. The beam of light strikes the surface. Okay, fine. इसका मतलब यह हुआ कि there is no time delay या no time gap. So no time delay की जगह sometimes gap word can also be used and sometimes lag word can also be used. There is no time delay or no time gap or no time lag between the striking of light beam and ejection of electron from metal surface. तो इन दोनों ही इवेंट्स में बीच में किसी तरह का टाइम गैप नहीं होता है, मीन्स दे हैपन साइमल्टेनियसली।
दे हैपन साइमल्टेनियसली। अच्छा, तो एक तो ये बात हुई। ऐसा नहीं होता है कि वो लाइट रे आई, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, अच्छा चलो कुछ आ गया, खा पी लेते हैं, अब चलते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लाइट रे में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के समय तो केवल और केवल उसको वेव ही माना जाता था, क्लासिकल फिजिक्स। तो उस वेव में कुछ ऐसी बात तो जरूर होनी चाहिए, उसमें कुछ इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे। ऐसे कैसे रिलीज कर दिया, ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए? सो दैट वाज द वन पॉइंट which was not being explained by the classical physics or only wave nature of electromagnetic radiation. कोई वेव में इतनी ताकत कैसे होगी कि वो जो स्ट्राइक करे तुरंत से इलेक्ट्रॉन निकाल दे? सो दिस वाज पॉइंटेड आउट इन द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, कि उन्होंने बताया कि भाई ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो वेव नेचर उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है। फिर और भी उन्होंने बताया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, फिर मेटल की हीट कैपेसिटीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है वेव नेचर। तो सो दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट जिसको यूज करके, मतलब विच वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ओनली द वेव नेचर। तो वो फिर प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी था उसका एक आधार बेसिस बनाई है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी। ओके, तो ये तो पहला ऑब्जर्वेशन रहा बाय हर्ट्ज। नाउ कम टू द, ये जो ऑब्जर्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, इसमें दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो दूसरा ये ऑब्जर्व किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ejected, वो क्या होता है? दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ejected is proportional, this is proportional to intensity, or you can say brightness, of that light or that electromagnetic radiation. So these were the observation. तो ये दूसरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। क्या है? हर्ट्ज ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जिस लाइट बीम को वो स्ट्राइक कर रहे थे मेटल सरफेस के ऊपर, उस लाइट बीम की जैसे उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ाई, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे थे उनकी संख्या बढ़ गई। So the number of electrons ejected, that number is directly proportional to this intensity और brightness। जैसे उसको और ब्राइट किया और इंटेंस लाइट उस पर स्ट्राइक की, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और बढ़ गई, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे। सो दिस वाज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों, जो तीसरा पॉइंट था वो ये था दैट for each metal, comma, there is a characteristic minimum frequency. There is a characteristic minimum frequency, किसकी फ्रीक्वेंसी? वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप उस पर स्ट्राइक कर रहे थे उस मेटल पर। सो फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी को नाम दिया जाता है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या रही? हर्ट्ज ने बताया, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो किसी भी मेटल के ऊपर जब हम लाइट स्ट्राइक करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एरी गैरी लाइट आप पर उस पर स्ट्राइक कर दीजिए और वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर दे, ऐसा नहीं होता है। हर मेटल के लिए एक मिनिमम
फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जिसके नीचे, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उस न्यू नॉट से कम है, जो भी, हर मेटल के लिए न्यू नॉट अलग अलग है, हर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके ऊपर अटैक कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम हुई, तो फिर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट होने वाला नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन फिर इजेक्ट नहीं होगा। तो यह ऑब्जर्व किया गया दैट फॉर ईच मेटल देयर एग्जिस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, such that if frequency of that electromagnetic radiation is less than this nu naught, then no photoelectric effect is observed. No photoelectric effect is observed. किसी तरह का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिर ऑब्जर्व नहीं होगा अगर क्या हो कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इस न्यू नॉट से कम हो तो। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस फ्रीक्वेंसी और उस वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी ही तो ट्रांसफर होती होगी इलेक्ट्रॉन में, नहीं वो कहां से उसको क्या, भाई एनर्जी जब तक नहीं मिलेगी तब तक क्यों बाहर आएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी से कहीं ना कहीं उसका रिलेशन है, उसका इस एनर्जी से कहीं ना कहीं रिलेशन है। फिर उन्होंने और क्या ट्राई किया, उन्होंने क्या किया कि अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि जो एक मान लीजिए मेटल सरफेस है, अब एक फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेजा, इलेक्ट्रॉन्स निकले, अब धीमे धीमे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते गए। अब जैसे जैसे उन्होंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे थे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगी, मतलब और तेजी से इजेक्ट होने लगी। वो क्या हुए, और तेजी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी फ्रीक्वेंसी से इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक है, क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है बहुत तेजी से रिलीज हो रहा है। तो इसको हम लोग बच्चों फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं। वैसे थर्ड में भी इसको ऐड किया जा सकता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ही वो पॉइंट है, बट चलो इसको फोर्थ कर देते हैं, सेपरेटली कर देते हैं। तो ये हो गया कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूंकि वो मूव कर रहे हैं तो नेचुरली उनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट या ejected electrons have some kinetic energy, इनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। दूसरी बात क्या उन्होंने ऑब्जर्व करी, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो बच्चों काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स का, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, this is actually proportional to the frequency of electromagnetic radiation. मतलब जैसे जैसे उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई वैसे वैसे क्या हुआ भाई, वैसे वैसे ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। तो जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि इंटेंसिटी से जितनी ज्यादा इंटेंस हम लाइट उस पर स्ट्राइक कर रहे थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकल रहे थे। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पहला ऑब्जर्वेशन तो इलेक्ट्रॉन्स का ऑब्जर्वेशन ही था, दूसरा मेन था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हो रहा था बच्चों,
इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही थी और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। देखो, दो अलग अलग टर्म है। अगर हम इंटेंसिटी या ब्राइटनेस लाइट की बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दिस वाज ऑब्जर्व्ड इन दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्राइटनेस या इंटेंसिटी को काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। ब्राइटनेस और इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, लेकिन वो जिस तेजी से जा रहे हैं वो तेजी कम ज्यादा कब होगी? वो तेजी कम ज्यादा तब होगी जब हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या बढ़ाएंगे? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। फ्रीक्वेंसी आप चेंज ना करें, इंटेंसिटी बढ़ाते रहें और चमकदार लाइट देते रहें तो बस क्या होगा? क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन 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 क्या होगा कि उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनर्जी कब चेंज होती है? जब हम उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात क्या हुई? इन तीन ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन क्या हुआ? तो कंक्लूजन ये हुआ कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, उसे इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं। तो दो कंक्लूजन हुए। पहला कंक्लूजन क्या हुआ? पहला कंक्लूजन हुआ दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज independent of intensity, or you can say brightness। किसकी इंटेंसिटी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी या उसकी ब्राइटनेस। उसे काइनेटिक एनर्जी से उसको कोई लेना देना नहीं। नाउ व्हाट इज द सेकंड कंक्लूजन? ऐसी दूसरा कंक्लूजन ये है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, हैज नथिंग टू डू और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, हैज नथिंग टू डू with frequency of light, with frequency of electromagnetic radiation। ठीक से दिमाग में डाल लें बात को। क्या ध्यान में रखना है? हमें ध्यान में रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसे केवल और केवल किससे मतलब है? काइनेटिक एनर्जी को केवल और केवल मतलब है किससे? फ्रीक्वेंसी से। ये उस लाइट की ब्राइटनेस से इंडिपेंडेंट है। ठीक उसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे मतलब है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मतलब है किससे? ब्राइटनेस से। जितनी चमकदार लाइट होगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ठीक, उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अब इस बात का भी लॉजिक क्या है? ये अभी आइंस्टीन ने जब पहले तो ये समझें कि ये तो खैर ये कंक्लूजन थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, लेकिन अब गड़बड़ क्या हुई? ये तो कंक्लूजन एकदम सटीक थे क्योंकि तो एक्सपेरिमेंटल थे। एक्सपेरिमेंट्स को कौन झुटला सकता है? अब जो वेव नेचर था वो हर्ट्ज के या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इन कंक्लूजन्स को पचा नहीं पा रहा था। कैसे नहीं पचा पा रहा था? जो क्लासिकल फिजिक्स थी, मतलब डुअल नेचर के पहले, तो वो क्लासिकल फिजिक्स केवल इतना ही कहती है कि एनर्जी कंटेंट जो है, चूंकि वेव है तो उसका वेव का ब्राइटनेस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। तो अगर ब्राइटनेस ज्यादा होता तो ब्राइटनेस ज्यादा करने से क्या होता? फिर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन्स की। अगर क्लासिकल फिजिक्स की बात माने तो उनका ये कहना था
कि किसी भी रेडिएशन में चूंकि केवल वेव नेचर है, तो उसमें उसका जो ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ने से फिर ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, तो निकले कहाँ, निकले ही नहीं। ब्राइटनेस खूब बढ़ाते रहे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, हर्ट्ज ने, नॉट हमने, उन्होंने क्या किया, खूब ब्राइटनेस कर दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ, बस बढ़ाने से क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि जब ये ब्राइटनेस बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा हो गए, विच वॉज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन। लेकिन काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो गड़बड़ हो गई फिर। तो ये जो बात हम समझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो जरा ये भी समझ तो लिए, इसको थोड़ा लिख लिया जाए कि हाउ दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, couldn't be explained, how this photoelectric effect couldn't be explained by classical physics। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब क्या हुआ, जो मैक्सवेल की थ्योरी थी वेव नेचर वाली, क्लासिकल फिजिक्स। ओके, तो देखें कैसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सका भाई। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब यह हुआ कि प्लांक से पहले की बात। प्लांक से पहले की बात का मतलब क्या हुआ, क्लासिकल फिजिक्स ने यह कहा कि भाई ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पूरी तरह से एक वेव नेचर को सेटिस्फाई करता है, उसमें केवल और केवल वेव नेचर ही होता है। सो दिस वॉज बाई ग्लेन मैक्सवेल, है ना। ओके, सो दिस इज द वेव नेचर ओनली। तो इसमें क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकिन ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिकल फिजिक्स, according to this classical physics, बच्चों जो एनर्जी कंटेंट है बीम ऑफ लाइट का, देखो ये मेन स्टेटमेंट है। क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलती है कि जो एनर्जी कंटेंट है ऑफ लाइट बीम, और यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ लाइट बीम, depends upon brightness of light, depends upon brightness, or you can say intensity of light। केवल और केवल इंटेंसिटी पे ही निर्भर करती है। तो अगर इनकी बातें ये सही मानी जाएं, अगर इसको सही माना जाए, तब तो फिर क्या होना चाहिए, तब तो होना ये चाहिए कि जैसे ही जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएं, वैसे वैसे जो इजेक्ट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं या केवल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़नी चाहिए। उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़नी चाहिए, तो वो तो बढ़ी नहीं। वो कहाँ बढ़ी, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जरूर बढ़े, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बढ़ी। तो यही गड़बड़ हो गई। तो भाई अगर ये बात सही माना जाए, इसको अगर सही माना जाए, तो इफ दिस वर करेक्ट, अगर ये सही होता तो क्या होता, तो होता ये कि जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए थी इंटेंसिटी ऑब्लिक ब्राइटनेस ऑफ लाइट, जो असलियत से कोसों दूर है। ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा तो ऑब्जर्वेशन था नहीं हर्ट्ज का। सो दिस वॉज रॉन्ग, दिस वॉज नॉट द केस। Reality was different।
रियलिटी वॉज डिफरेंट। तो ये हो गया कि भाई इसमें दम नहीं है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो क्या हुआ? हुआ ये कि ओनली वेव नेचर couldn't justified, क्या जस्टिफाई नहीं कर पाया? couldn't justify फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक साथ लिखा जाता है, मैं नीचे लिखता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको भाई जस्टिफाई वो नहीं कर पाया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि हम ये समझें कि वाई द वेव नेचर couldn't justify the photoelectric effect. So now the reasons must be clear before you. क्यों प्लांक को इस लड़ाई में कूदने की जरूरत पड़ी? क्योंकि कुछ सही नहीं जा रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ और कह रहा था, क्लासिकल थ्योरी मैक्सवेल वाली थ्योरी कुछ और कह रही थी, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो बच्चों ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है समझ गए, नहीं जस्टिफाई किया जा सका, इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया गया। सो कई सारे प्रूफ हो सकते हैं, सो दैट इज जस्ट वन ऑफ द प्रूफ, just one of the experimental proof why this classical theory failed in explaining the photoelectric effect. Just let's see one of the proof. So let's consider a piece of potassium metal. Let's consider a piece of the potassium metal. अभी जो पोटेशियम मेटल है, तो अभी हर्ट्ज ने बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन में कि हर मेटल का एक अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहता है। उससे कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन अगर इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो वो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस पोटेशियम मेटल का होता है दैट इज 5.0 into 10 to the power 14 hertz. Okay, so this is the threshold level of frequency for this potassium metal. मतलब इससे ऊपर फ्रीक्वेंसी का अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसको हिट करेगा तभी केवल इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। अच्छा ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि दो बातें हुई। दो बातें क्या ऑब्जर्व करेंगी? तो पहला एक्सपेरिमेंट, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, लेट्स से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट? तो पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि रेड लाइट को लिया गया, लाल रंग की ऑर्डिनरी जो वेब गियर में रेड कलर होता है विजिबल लाइट, सो दैट विजिबल लाइट वाज टेकन। और इस विजुअल लाइट जो रेड कलर का विजुअल लाइट है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज 4.3 to 4.6 और इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज। तो इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है नेचुरली वो फ्रीक्वेंसी इस पोटेशियम की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे तो कम ही है। 4.3 से लेके 4. ये बीच में डैश बच्चों केवल 2 को दिखा रहा है, मतलब ये रेंज है इसका, है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये रेंज है इसका, यहां से लेकर यहां तक की लाई करता है। तो इस रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। तो क्या किया गया कि इस रेड लाइट को इस पोटेशियम मेटल पर स्ट्राइक किया गया और खूब ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी लगा के स्ट्राइक किया। तो क्या सीखे कि कम से कम इतनी तो एनर्जी, इतना तो फ्रीक्वेंसी रहे तब तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेगा, लेकिन नहीं तो इजेक्ट करेगा ही नहीं। हाँ, तो हुआ क्या कि दिस रेड लाइट ऑफ ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसी या एनी फ्रीक्वेंसी couldn't eject a single photoelectron. So this red light of any intensity, not frequency, this red light
फ्रीक्वेंसी तो उसका फिक्स होता है. So this red light of any intensity or brightness couldn't eject photoelectrons out of potassium metal. खूब दम लगा ली, खूब चमकदार लाइट भेजी लाल रंग की, कुछ नहीं हुआ, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाए. तो तय हो गया ना भाई, लाइट की चमक से या उसकी इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं. अच्छा, फिर क्या हुआ? दूसरा एक्सपेरिमेंट, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो येलो लाइट के साथ करते हैं. नाउ अनदर एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड. सो दिस इज द सेकंड एक्सपेरिमेंट. इसमें क्या किया गया भाई? इसमें एक बहुत ही डिम लाइट है ना, बहुत ही लो ब्राइटनेस की लाइट, अ वेरी वीक येलो लाइट. वेरी वीक का मतलब क्या हुआ कि एकदम धीमी सी लाइट, डिम कह लें या लो ब्राइटनेस कह लें या लो इंटेंसिटी कह लें, एक ही बात है. अ वेरी वीक येलो लाइट. ओके, तो इस येलो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट फ्रीक्वेंसी इज 5.1 to 5.2 और इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज. तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? उस वो जो थ्रेशोल्ड उसका जो लेवल था उससे तो ज्यादा हो गई. तो व्हेन अ वेरी वीक येलो लाइट with this frequency shines on potassium metal, comma, electrons ejected, इसमें इजेक्ट हो गए. तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट डिम रहे या शार्प रहे, ब्राइट रहे, उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स को मतलब ही, उससे उसकी एनर्जी का मतलब ही नहीं है. एनर्जी का मतलब केवल किस पे टिका हुआ है? न्यू पे. यहां पर क्या हुआ? यहां पर जो न्यू है वो न्यू नॉट से ज्यादा हो गया. न्यू नॉट से ज्यादा हो गया मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व. तो दिस वॉज दस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ विच यू कैन रिमेंबर कि भाई कोई चलिए बता तो दीजिए, आपने कह तो दिया तो आप बता सकते हैं. अब जैसे आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि जैसे विविग्योर होता है, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम, विविग्योर, जी छूट गया, विविग्योर. तो हमने सीखा है कि इफ इन द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इफ वी मूव टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, व्हाट हैपेंस? दिस लैम्डा इंक्रीजेस. लैम्डा इंक्रीजेस. और अगर लैम्डा इंक्रीज करेगा तो इसी का मतलब यह हुआ कि फ्रीक्वेंसी घटेगी. सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट. ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन लास्ट टू लास्ट लेक्चर. ओके, विजिबल लाइट लेक्चर 11th शायद होगा, जो भी हो. तो ये हुआ आपका स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट. तो देखिए, येलो तो पहले पढ़ रहा है. येलो कहाँ पढ़ रहा है? येलो है ये, दिस इज येलो, दिस इज रेड. तो येलो पहले है, तो येलो की वेवलेंथ होगी कम और फ्रीक्वेंसी होगी ज़्यादा. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वेवलेंथ बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी घटती है. ओके, तो ये बस एक समझाने के लिए था कि रेड और येलो में येलो की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी ही चाहिए, क्योंकि आगे जाने पर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में. सो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट. तो राइट साइड जाने पर इसकी फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस होगी. तो भाई हमने समझ लिया कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट.
अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक छोटी सी बात और की जा सकती है, और ये भी समझ लिए कि इसको जो है क्लासिकल थ्योरी क्यों नहीं जस्टिफाई कर पाई। एक बात यहाँ पर और कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे कि आप जो है लाइट ही ना लें, अगर कोई ऐसे कह दे कि इफ, तो ये तय हो गया कि इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्ट पड़ता है। इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा कर दिया जाए कि इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो एकदम नील कर दी जाए, जीरो कर दी जाए, मतलब डार्क ही हो, कोई लाइट ही ना हो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट नील का मतलब क्या हुआ? देयर इज नो लाइट। सम टाइम इट मे बी आस्क्ड कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज जीरो तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि अरे क्यों मजाक कर रहे हैं साहब, तो कोई लाइट ही नहीं है, नो लाइट। अरे लाइट रहेगी तो कुछ तो इंटेंसिटी रहेगी, या नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही नहीं है, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो काहे का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कौन सा इलेक्ट्रॉन फिर रिलीज होगा? तो उसका मतलब हुआ नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कोई कुछ बोल रहा था। अच्छा चलो, जो भी बोला बंद करो सब लोग अपना अपना। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई लाइट ही नहीं है, कोई इंटेंसिटी ही नहीं है, तो काहे का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? और जब कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना? कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होना है। अरे कुछ तो आपको, नो फोटो इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होना। अरे कुछ तो आपको लाइट की इंटेंसिटी रखनी पड़ेगी। एक जो है, अगर आपने क्या किया कि न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट भी कर दिया, से आपका कहना है कि हम येलो लाइट को डालेंगे, लेकिन आप लाइट डालेंगे ही नहीं, इंटेंसिटी जीरो, मतलब आप लाइट डाल ही नहीं रहे, तो फिर न्यू क्या कर लेगा? आप तो कुछ, आपके पास हथियार है लेकिन आप उसका प्रयोग कर ही नहीं रहे। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि भले ही लाइट में फ्रीक्वेंसी उसकी ठीक हो, लेकिन आप उसकी इंटेंसिटी एकदम जीरो कर दें, भाई हल्का फुल्का कितना भी डिम, थोड़ा बहुत तो लाइट डालेंगे तभी ना उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जिस लाइट की चर्चा कर रहे हैं, अगर न्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is greater than nu naught for that metal surface, if ना लिख के ऐसा लिखना चाहिए कि हमारा जो है, इवन इफ लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम क्या करेंगे? इवन इफ लिखेंगे। इवन इफ हमारी जो लाइट है उसका रेडिएशन, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो मेटल सरफेस का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा है, लेकिन हम लाइट जलाएं ही ना, बट हमने इंटेंसिटी कर दी जीरो। हमने क्या किया? इंटेंसिटी जीरो कर दी, मतलब हमने लाइट जलाई ही नहीं, नो लाइट शाइनिंग। इंटेंसिटी जीरो का मतलब क्या हुआ? लाइट जलाई ही नहीं, अंधेरे में है मामला। अंधेरे में है तो काहे का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना? जब आप अंधेरा किए हुए हैं तो काहे का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये एक छोटा सा टेक्निकल टर्म है कि इंटेंसिटी जीरो होने पर क्या हो सकता है। तो इंटेंसिटी जीरो होने का हमें मतलब समझना होगा कि जीरो इंटेंसिटी मीन्स यू आर इन डार्क। आप कोई लाइट वाइट जला नहीं रहे हैं, लाइट को पकड़ के बैठे हैं, टॉर्च की रोशनी ऑन ही नहीं कर रहे हैं, तो कहां से क्या होगा? चलो बच्चों, तो ये बात जो समझी कि अगर इंटेंसिटी एकदम जीरो कर दी जाए तो इसका मतलब तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं। तो इस बात को एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। तो लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो इंसिडेंट रेडिएशन होता है मेटल के ऊपर, उसकी इंटेंसिटी और मेटल से जो निकलने वाला फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी में
क्या कोई रिलेशन होता है? तो एक बात तो ये समझी हमने कि भाई ये जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इससे इससे कोई लेना देना नहीं है, या इस इंटेंसिटी से इस काइनेटिक एनर्जी का तो कोई संबंध नहीं। इंटेंसिटी के बारे में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि if we increase the intensity of this electromagnetic radiation, the number of photoelectrons increases. But kinetic energy increases or decreases depending upon the frequency, not intensity or brightness. हाँ? तो काइनेटिक एनर्जी को तो केवल और केवल फ्रीक्वेंसी से मतलब है। फिर भी तो फिर सर ग्राफ का क्या यहां पर लॉजिक, क्यों इस ग्राफ को बना रहे हैं? देखो जरा ध्यान से, एक लॉजिक है। Say this is kinetic energy of photoelectron, this is vertical axis, and this is intensity of electromagnetic radiation. Intensity of electromagnetic radiation, EMR. तो से इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक गिवन फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी गिवन है, बस इंटेंसिटी में हम चेंज कर रहे हैं। सो let the frequency of this electromagnetic radiation is say nu. अच्छा, दूसरी बात ये भी we know that this nu is greater than nu naught। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यू है, ये न्यू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अप्रोप्रिएट है। मतलब इस फ्रीक्वेंसी का अगर हमारे पास रेडिएशन है तो डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्राइटनेस और इंटेंसिटी, जो भी कहना चाहें, इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्राइटनेस और इंटेंसिटी, कॉमा किसकी इंटेंसिटी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR, कॉमा जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें तो इजेक्ट होना ही होगा, आर इजेक्टेड। अब अगर ये सेंटेंस देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन एक जगह ये सेंटेंस गड़बड़ हो सकता है। कैसे? भाई ये समझ आ गया कि जो न्यू है वो अगर न्यू नॉट्स यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेवल से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना ही है। फिर इंटेंसिटी कुछ भी होती रहे, डिम लाइट भी क्या होती है कि फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है, बात सही है। लेकिन क्या हो कि अगर हम लाइट एकदम ही बंद कर दें, जो अभी सीखे थे, तब तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो सेंटेंस है दैट irrespective ऑफ ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड, दिस बिकम्स रॉन्ग व्हेन देयर इज नो ब्राइटनेस, व्हेन देयर इज नो लाइट। अब जब लाइट ही नहीं है, जब आप लाइट दिखा ही नहीं रहे हैं, यू आर नॉट शाइनिंग एनी लाइट, तब फिर किस बात का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सो ये जो स्टेटमेंट अभी हमने देखा, सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनवैलिड। कब? ये तब इनवैलिड हो जाएगा जब इंटेंसिटी एकदम जीरो हो जाए। जीरो का मतलब क्या हुआ? देयर इज नो लाइट। इंटेंसिटी भले ही डिम हो, ब्राइटनेस भले ही डिम हो, थोड़ा बहुत तो हो। अगर लाइट ही नहीं है तो फिर काहे का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? और इफ देयर इज नो इंटेंसिटी देन देयर इज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा ठीक है, तो इस न्यू ये जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की न्यू है, तो इस फ्रीक्वेंसी के लिए देखते हैं जरा किस तरह से काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनता है। तो चूंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं रही, सो दिस फ्रीक्वेंसी न्यू इज कांस्टेंट, दिस इज नॉट चेंजिंग। इट मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भी कांस्टेंट रहेगी। तो वो क्या काइनेटिक एनर्जी आएगी बच्चों?
तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो कांस्टेंट होगी, कुछ भी है, मान लेते हैं कि लेट्स से दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, से दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स वैल्यू इज से E. E is the kinetic energy. So kinetic energy is constant. Fine. तो कोई पूछे क्यों कांस्टेंट लिखा, तो आप कहेंगे चूंकि आपने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन की उसे तो फ्रीक्वेंसी से ही लेना देना है, इसलिए कांस्टेंट हो गया। अच्छा भाई ठीक, तुम्हारी बात ठीक। लेकिन यहां पर इस ग्राफ में ये जो पिंक कलर से ग्राफ, इसमें एक गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? देखिए, अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज गिवन। तो ये जो इंटेंसिटी है वो आगे बढ़ने पर बढ़ रही है। तो आप कहेंगे बढ़ती रहे तो बढ़ती रहे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? इंटेंसिटी के कम ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी तो बदलनी नहीं है, तो खूब बढ़ती रहे, कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक एनर्जी हमारी ना कम होगी ना ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, उसे तो फ्रीक्वेंसी से ही लेना देना है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये जो ओरिजिन है या ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके करस्पॉन्डिंग तो इंटेंसिटी जीरो है। तो अगर इंटेंसिटी जीरो हो गई, लेट्स से दिस इज पॉइंट O, तो अगर इंटेंसिटी जीरो हो गई तो फिर किस बात की काइनेटिक एनर्जी भाई? तो ये जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, दिस इज एप्लीकेबल एट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी एक्सेप्ट जीरो। अगर नील इंटेंसिटी है तो फिर किस बात की काइनेटिक एनर्जी? तो ये जो हमारा ग्राफ है ये केवल जीरो इंटेंसिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर ग्राफ में इनइक्वालिटी दिखानी रहती है तो हम उसको एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ग्राफ में अगर इनइक्वालिटी दिखानी तो उसको हम एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इंटेंसिटी की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वी आर हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, बट इफ intensity is zero, then there is no kinetic energy, or you can say if intensity is zero, then there is no photoelectric effect, there is no light, there is no electromagnetic radiation. Zero intensity means what? आप कोई लाइट ही नहीं दिखा रहे, सब बंद किए हुए हैं। तो ये जो एरो है, ये एरो क्या बताता है? ये एरो बताता है, what this arrow tells us? एरो बताता है कि इस पॉइंट पर ये ग्राफ डिफाइन नहीं है। ग्राफ इज नॉट डिफाइंड एट जीरो इंटेंसिटी। ये ग्राफ केवल किसके लिए वैलिड है? नॉन जीरो इंटेंसिटी के लिए वैलिड है। तो कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, कब? फॉर नॉन जीरो इंटेंसिटी, तो ये एक छोटी सी बात है, छोटा सा यहां पर ये नील इंटेंसिटी का ग्राफ काइनेटिक एनर्जी से क्या लेना देना है, सो दैट वी लर्न। सो नाउ दिस, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये जो बेसिक पार्ट था, which is the first lecture, this is perfectly over। और इसमें हमने ये समझ लिया कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग टर्म है बच्चों, और इन दो अलग अलग टर्म में इंटेंसिटी से क्या चीज चेंज होती है? एज यू चेंज द इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन चेंजेस, बट इफ यू चेंज द फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन चेंजेस। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो thank you बच्चों, it's over, done।